हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है और इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। इट डज नॉट मैटर कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर यू। सो लेट अस बिगिन। हम सब ने गांधी जी की एक बात सुनी है दैट there is sufficient on this earth for every man's need but not sufficient for even a single man's greed। खैर इकोनॉमिक्स में हम ग्रीड की बात तो नहीं करेंगे, बट एक बात हमें हम सबको मालूम है दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसको हम कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आइए इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। अगर हम वांट्स कहें जो कि अनलिमिटेड है और हम बात करें रिसोर्सेज की जो कि लिमिटेड है। नो, वांट से अराइज होती है डिमांड और रिसोर्सेज से अराइज होती है सप्लाई। सारी की सारी इकोनॉमिक्स जो है, जो इकोनॉमिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज बिल्ट ऑन दीज टू प्लैंक्स। ये दो प्लैंक्स हैं, ये दो स्तंभ हैं इकोनॉमिक्स के, आधारशिलाएं हैं जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स खड़ी है, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं है। इसको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की। नो, वी ऑल नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल। इट इज वेरी मच इंडिस्पेंसिबल फॉर आवर सर्वाइवल, बट डू वी पे फॉर ऑक्सीजन? नो, क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, लगभग 8 अरब 8 बिलियन पीपल दे आर डिमांडिंग ऑक्सीजन, और सारे जीव जंतु हैं। हम प्राइस क्यों नहीं पे करते? बिकॉज ऑक्सीजन की जो सप्लाई है इट इज इन अबंडेंस, राइट। तो अगर डिमांड और सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इकोनॉमिक्स। बट मोमेंट यू गो टू माउंट एवरेस्ट, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाओ, वहां पे आपको यू नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद यू। इकोनॉमिक्स पिक्चर में आ गई, बिकॉज यू नीड टू पे फॉर दैट। आप एक एस्ट्रोनॉट हो, यू गो इनटू स्पेस, इकोनॉमिक्स एंटर इनटू पिक्चर बिकॉज यू हैव टू पे फॉर ऑक्सीजन। अभी कोविड के टाइम में जो लोग वेंटिलेटर्स पे थे, उनसे ऑक्सीजन की जो यूजफुलनेस है उसके बारे में पूछो, कितना ज्यादा उनको पे करना पड़ रहा था। तो अगर डिमांड सप्लाई की दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर जगह हम ऑक्सीजन वाली, हर गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन जैसी नहीं है। सो अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर डिफरेंट अमंग डिफरेंट पीपल। तो एक बात तो क्लियर है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सोसाइटीज इनको कैसे यूज करेंगी सो दैट हम वैल्यूएबल कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। सो दिस इज इकोनॉमिक्स, राइट। वेल, लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमने कही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस which are common in any country of the world, whether you are living in New Zealand, Australia, America, England, Germany, France, does not matter, India, कहीं भी आप रहते हो, पॉलिसी मेकर्स के सामने 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसी भी नेशन को किसी भी टाइम में क्या प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। उस वक्त हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ऑलमोस्ट जीरो था। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसमें फोकस हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी एंड बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखा गया। काफी सारे पीएसयू एस्टैब्लिश किए गए, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, देन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। बड़े सारे डैम्स बनाए गए, इलेक्ट्रिसिटी
पीएस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पीएसयूज की स्टैब्लिश की गई। तो क्यों किया गया? बिकॉज इंडिया को उस वक्त इस चीज की जरूरत थी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया एग्रीकल्चर में भी उस वक्त काफी बैकवर्ड था, बिकॉज वी इनहेरिटेड अ वेरी बैकवर्ड इकोनॉमी फ्रॉम ब्रिटिश। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हालत ठीक नहीं थी। तो इंडिया उस वक्त यूएसए से वीट इंपोर्ट करता था अंडर PL 480 एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत हम यूएसए से वीट इंपोर्ट करते थे। 1965 में when India Pakistan war occurred, USA turned closer to Pakistan and India turned closer to Russia। ये कोल्ड वॉर का टाइम था। यूएस ने जो PL 480 एग्रीमेंट था उसको बंद कर दिया। अल्टीमेटली इंडिया को वीट इंपोर्ट जो इंडिया को उस वक्त एक फूड शॉर्टेज की दिक्कत आई, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ही गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। क्यों? बिकॉज इंडिया बैडली नीडेड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये 1965 का टाइम था और इंडिया में उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 के खरीफ सीजन में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, सो दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सो डिफरेंट टाइम डायमेंशंस में कोई भी गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की पॉलिसी डिसीजन ले सकती है कि हमें क्या पैदा करना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, हमने चीज को प्रोड्यूस कैसे करना है, वेदर बाय हैंड दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और वेदर बाय machinery that is capital intensive technology. So if a country is labor surplus, naturally it should go for labor intensive technology. If a country is capital surplus, naturally it should go for capital intensive technology, right? But sometimes we need to strike a balance. For example, agriculture जो है वो वहां पे वो लेबर इंटेंसिव है, लेकिन अगर हम ट्रैक्टर्स यूज नहीं करेंगे, ट्यूबवेल्स यूज नहीं करेंगे, तो अगर मशीनरी को यूज नहीं करेंगे, देन आर प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। सो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल और लेबर, उन दोनों का एक बड़ा ऑप्टिमल मिक्स हमें लेके आना है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और बड़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, वो लेबर इंटेंसिव गवर्नमेंट प्रमोट करती है क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। राइट, देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वेदर पुअर क्लास, वेदर लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सोशली बैकवर्ड पीपल, देन विमेन, और विमेन में भी हम बात करें चिल्ड्रन की, फीमेल चाइल्ड की बात करें। सो डिफरेंट स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, which was started in 2006. Now this scheme aims at providing employment for fixed number of days to village people. तो विलेज की जो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए मनरेगा स्कीम है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम, विलेज के पीपल, जो विलेज के गरीब लोग हैं। देन अंत्योदय अन्न योजना, AAY, it was started in 2000 by अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। अंत्योदय अन्न योजना क्या करती है, ये जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो सबसे गरीब तबका है, लास्ट मैन स्टैंडिंग, उसके ऊपर फोकस है, और उसको 2 रुपए किलो आटा, 3 रुपए किलो चावल। ये स्कीम 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आ गया, सारी जो स्कीम थी उसके अंडर सबस्यूम्ड हो गई। राइट, देन मिड डे मील स्कीम, MDMS, ये किसके लिए है, इट इज फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। क्यों? टू इंक्रीज द स्कूल एनरोलमेंट रेशियो, स्कूल अटेंडेंस रेशियो, स्कूल में अटेंडेंस बढ़े, स्कूल के एनरोलमेंट बढ़े, ड्रॉप आउट्स कम हो, उसके लिए ये स्कीम आई थी। तो यू कैन सी डिफरेंट टाइम डायमेंशंस में गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की स्कीम्स लेके आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने आपको एग्जांपल दी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की। फॉर एग्जांपल 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए, उस वक्त प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, प्राइवेट सेक्टर को प्रोड्यूस किया, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, तो उस तरह से हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे जो 3 क्वेश्चंस उसको एड्रेस कैसे करती है कोई भी गवर्नमेंट। वेल, अब बात करते हैं two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Micro means small, macro means large. So microeconomics is a study of individual entities, households, firms and markets. Small level पे, for example, you go to a market,
आप वहां जाके कोई चीज लेते हैं, कोई मोल भाव करते हैं, then you go to some another shop, you buy something. So if someone studies your behavior, then it is microeconomics. But macroeconomics is the study of aggregates at the national level. For example, study of inflation, study of unemployment, study of poverty, study of balance of payments, study of foreign trade. It is macroeconomics. Ragnar Frisch, he was the economist who's credited with coining these two terms, microeconomics and macroeconomics, in 1920s. And Adam Smith, he is hailed as father of economics. उसको father of microeconomics भी कहा जाता है और father of economics भी कहा जाता है. और एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इसको शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट. और जेएम कीन्स की जो किताब है उसका नाम है अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. इट वाज पब्लिश्ड इन 1936. जनरल थ्योरी ऑफ employment, interest and money. Right. So Adam Smith, basically he is economics में we call him classical economist. So Adam Smith और Adam Smith को मानने वाले लोग जो Adam Smith की writings को मानते थे, उसको फॉलो करते थे, उनको हम क्लासिकल्स कहते हैं. जेएम कीन्स और इसके फॉलोअर्स को हम केंजियंस कहते हैं, राइट. So this is about the two schools of economics, right? Two branches of economics. There are three different types of economic systems, because जब हम बात कर रहे हैं कि economics क्या है, तो economics का जो एक उसकी जो पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है वो भी हमें समझने की जरूरत है. तो तीन तरह की सिस्टम्स हैं. वन इज कैपिटलिज्म, सेकंड इज सोशलिज्म, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. What is capitalism? When means of resources they are owned by private individuals, and economic decisions regarding production and other economic activities, they are taken by private individuals or private firms or private companies. तो basically private sector यहाँ पे predominate करता है और private sector decision लेता है with regard to production and other economic activities. Socialism is a school of thought where resources are collectively owned by people or by the government on behalf of people. तो सोशलिज्म में क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट की डोमिनेंस है, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं उसकी डोमिनेंस है, राइट. सो decisions, economic decisions regarding production and other economic activities, they are taken by the government, right. And mixed economy, when both government and private sector they join hands and they work together, right, in harmony, it is called mixed economy. Well, example है capitalism का USA, UK and Germany. Example है socialism का North Korea, Cuba and former USSR. और mixed economy की example है India, Brazil and Russia. और अगर हम बात करें, let us suppose कि कौन सा सिस्टम कौन सी कंट्री में है, सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे इज प्योरली अ कैपिटलिस्ट कंट्री and no country in the world today is a purely socialist economy. All economies are mixed economies. Yes, degree of capitalism, degree of socialism, it varies. Few countries they are more tilted towards capitalism, few countries they are more tilted towards socialism. तो ये टिल्ट हो सकता है. वी कैन से दैट यूएस इज मोर ओपन. यूएसए में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका प्रिडोमिनेंस ज्यादा है, तो यूएस इज मोर क्लोज टू कैपिटलिज्म. नॉर्थ कोरिया, क्यूबा दे आर क्लोजर टू सोशलिज्म, ऑल्दो इन कंट्रीज में भी काफी चेंज आया है. देन मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया, ब्राजील, रशिया. India adopted mixed economy system since 1947 when we got independence. 1991 में इंडिया started its march towards capitalism. तो धीरे धीरे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का और फॉरेन सेक्टर का जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी भी डोमिनेंस बढ़ रही है धीरे धीरे, राइट. तो ये डिफरेंट इकोनॉमिक सेटअप है. सो डिग्री मैटर्स, लेकिन हर एक कंट्री में
कैपिटलिज्म सोशलिज्म का कुछ मिक्स रहेगा. फॉर एग्जांपल इन यूके जो वहाँ पे हेल्थ सेक्टर है, इट इज वहाँ पे गवर्नमेंट का काफी रोल है हेल्थ में. यूएस में भी जो ओल्ड एज अलाउंसेस हैं, ओल्ड एज जो पीपल है उनकी जो देखभाल है उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर है. और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ गवर्नमेंट काफी प्रिडोमिनेंटली अपना रोल प्ले करती है. सो ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, राइट. ये इनपुट्स आउटपुट्स हैं. इनपुट बेसिकली दे आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज. इनपुट्स को हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं. इनपुट्स जैसे लेबर एक इनपुट है, कैपिटल एक इनपुट है, रॉ मटेरियल एक इनपुट है, राइट. आउटपुट जो फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग इनपुट्स, वी कॉल इट आउटपुट. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. कोई भी चीज है, मेरे हाथ में ये पेन है, इसका प्राइस कैसे बना? अगर हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की जो कॉस्ट है उसको एड अप कर ले तो इसका प्राइस बन जाएगा, राइट. लैंड क्या है? बेसिकली इट रिप्रेजेंट गिफ्ट ऑफ नेचर एंड पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड लैंड रिसोर्सेज कॉल्ड रेंट. गिफ्ट ऑफ नेचर, डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग लैंड इटसेल्फ, ये लैंड है. और लैंड को हम क्या पे करते हैं? लैंड की कॉस्ट इकोनॉमिक्स में हम इसको रेंट कहते हैं. लेबर इज ए ह्यूमन टाइम स्पेंट इन द प्रोडक्शन एंड लेबर गेट्स वेजेस, राइट. कैपिटल इट सिग्निफाइज फाइनेंशियल वेल्थ और इन्वेस्टमेंट एंड इट गेट्स कैपिटल. जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है उसकी पेमेंट क्या है? कैपिटल. सो एंटरप्रेन्योरशिप इट इज रिस्क टेकन बाय इट्स एक कोई आदमी है जो विजन लेके चलता है कि मैंने बिजनेस खड़ा करना है, एंड ही टेक्स रिस्क, एंड उसका रिवार्ड क्या है? उसका रिवार्ड है प्रॉफिट. सो लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट्स कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट. ठीक है. सो मैंने जैसे ये पेन की बात की, इस पेन का जो प्राइस है, तो इस पेन में जो रेंट की कॉस्ट है, जो वेजेस है लेबर की, जो कैपिटल को हमने इंटरेस्ट दिया है कंपनी ने, और कंपनी का जो प्रॉफिट था उसको एड अप करके इस पेन की कॉस्ट निकल आई. उसी तरह जब हम एग्रीगेट लेवल पे, इंडिया के लेवल पे रेंट, सब कमोडिटीज का रेंट ऐड कर लें, वेजेस को ऐड कर लें, इंटरेस्ट को ऐड कर लें और प्रॉफिट को ऐड कर लें, तो उसको ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा? इंडिया की नेशनल इनकम या इंडिया का जीडीपी, राइट. खैर ये जो जीडीपी की जो मेजरमेंट है, नेशनल इनकम की जो मेजरमेंट है, इसकी बात हम अगली किसी स्लाइड में, अगले किसी लेक्चर में करेंगे. अभी तक आप सिर्फ ये समझो कि दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उनकी जो पेमेंट्स है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. ये कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है. इससे थोड़ी और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डिफरेंट कंट्रीज को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कैसे कंपेयर करते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म्स डेवलप्ड इकोनॉमीज. They have high per capita income, developed financial markets, and high level of human development. Example है USA, Canada, Japan, European Union. अभी Prime Minister Modi, he has given a vision that India would be a developed economy by the year 2047. So India at the rate 2047 काफी इसकी चर्चा भी हो रही है. So 2047 में इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, राइट. So उसमें यूएस, कनाडा, जापान, यूरोपियन यूनियन है. Emerging economies, they have many things in common with the developed countries but lack in certain standards to be termed as developed economies. China, India, Brazil, Russia and South Korea. बेसिकली ये वो, इसमें जनरली आप देख रहे होंगे, इसमें ब्रिक्स नेशंस हैं सारे के सारे. ये वो नेशंस हैं which are not developed but very soon they are going to be developed, maybe a decade, maybe 20 years down the line. ये कंट्रीज डेवलप्ड होने वाली है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल इन कंट्रीज में. इनको हम कहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज. देन डेवलपिंग इकोनॉमीज, they have low level of living and productivity, high population growth, underdeveloped industry and reliance on agriculture and exports for economic sustainability. एग्जाम्पल है पाकिस्तान. तो डेवलपिंग इकोनॉमी में हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, और ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको. हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, अंडरडेवलप्ड इंडस्ट्री है, रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट्स,
for economic sustainability. Frontier economies, they are smaller, more undeveloped and riskier than emerging markets. इमर्जिंग मार्केट्स के कुछ फीचर्स इनमें दिखते हैं लेकिन रिस्कियर है. अभी श्रीलंका में क्राइसिस आए तो बड़ी सारी चीजें, उनके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है. सो श्रीलंका, अर्जेंटीना एंड घाना, ये दीज कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ फ्रंटियर इकोनॉमीज. And LDCs, least developed economies, they are characterized by massive poverty, low level of human development and economic vulnerability. Example है अंगोला, नाइजीरिया, अफगानिस्तान एंड म्यांमार. ये वो कंट्रीज हैं जिनको अभी काफी साल लगेंगे, काफी डेकेड्स लगेंगे टू बी एट द लेवल ऑफ व्हाट वेयर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर. राइट. वेल, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है डिफरेंट कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में. लो इनकम इकोनॉमीज, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड हाई इनकम इकोनॉमीज. सो यू कैन सी if a country's per capita income is between 1135 डॉलर और लेस, मीन्स प्रति व्यक्ति आय ऑन द एवरेज एक साल में एक देश में ऑन द एवरेज जो एक आदमी ऑन द एवरेज जो एक एवरेज पर कैपिटा इनकम है, इफ इट इज 1135 डॉलर और लेस, देन दैट कंट्री वुड बी कंसिडर्ड एज लो इनकम इकोनॉमी. और 1136 डॉलर और 4465 डॉलर के बीच में अगर कोई कंट्री लाइक करती है, देन इट इज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी. 4466 और 13845 डॉलर के बीच में अगर कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम वेरी करती है, देन इट इज अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी. एंड फाइनली हाई इनकम इकोनॉमी वो है जहां पे 13,846 डॉलर्स और मोर की पर कैपिटा इनकम है. एंड दिस क्लासिफिकेशन बाय वर्ल्ड बैंक इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एटलस मेथड. बेसिकली इसमें ये एक तरह का जो कंट्री की एक्सचेंज रेट है और कंट्री की इन्फ्लेशन है, दोनों को एडजस्ट किया गया है ताकि जो फिगर्स हैं वो इन्फ्लेटेड ना हो. राइट. तो जैसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी का मेथड भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में किसी अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा. तो आपको याद रखना है एटलस मेथड, और ये मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है. सो आई होप दिस इज क्लियर. वेल, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. और अगर कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस आपके हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I will try to respond them. Thank you very much. Jai Hind.